पहले तक ऐसा लग रहा था कि हर नई कंपनी जो बाजार में आ रही है उसका बिल्कुल खुले हाथों से स्वागत हो रहा है। लेकिन अचानक से ये पूरा नैरेटिव कैसे बदल गया? आज हम अपने सोर्स टैग को डिकोड करेंगे, जिसमें बिजनेस स्टैंडर्ड, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स और रॉयटर्स की बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट्स और डेटा शामिल हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि हाल ही में भारत के दो सबसे चर्चित आईपीओ, क्लीन मैक्स और श्रीराम ट्विस्टेक्स, अपने पहले ही दिन ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गए? क्या ये सिर्फ कोई एक आम करेक्शन है, या ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और हमारी अपनी ढांचागत कमियों का कोई ऐसा कॉकटेल बन गया है जिसे पचाना बाजार के लिए मुश्किल हो रहा है? देखिए, ये सवाल इस वक्त हर उस इंसान के दिमाग में है जो बाजार को करीब से ट्रैक कर रहा है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन अलग अलग रिपोर्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। हम अक्सर इस मुगालते में रहते हैं कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है तो वो बाहरी झटकों को बर्दाश्त कर लेगी। बिल्कुल, यही लगता है सबको। लेकिन प्राइमरी मार्केट किसी आइसोलेशन में काम नहीं करता। सही बात है। ग्लोबल सेंटिमेंट रातों रात कैसे बदलता है और उसका असर रिटेल से लेकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर कितनी बेरहमी से पड़ता है, आज की चर्चा इसी बटरफ्लाई इफेक्ट को समझने के बारे में है। और इस बटरफ्लाई इफेक्ट का जो सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा ट्रिगर रहा, वो था वीकेंड पर आया भू राजनीतिक भूचाल। हाँ, वो बहुत क्रिटिकल था। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के जो आंकड़े देखे, वो सचमुच रोंगटे खड़े करने वाले हैं। सोमवार का दिन भारतीय बाजार के लिए इस साल का सबसे खराब दिन साबित हुआ। इस साल का सबसे खराब दिन। बिल्कुल। सप्ताहांत में अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमलों में ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर आई। अब देखिए, हम यहाँ किसी भी तरह की राजनीतिक पक्ष या विचारधारा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ इस घटना के विशुद्ध आर्थिक असर का विश्लेषण करना है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई, वो था बाजार का रिएक्शन टाइम। एकदम पैनिक मोड। हाँ, ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से लिक्विडिटी का प्लग ही खींच लिया हो। और आपको पता है, वो प्लग खींचा गया सीधे कच्चे तेल के जरिए। क्रूड ऑयल। हाँ, क्रूड। रॉयटर्स के डेटा को अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगभग 10% का भारी उछाल दर्ज किया गया। 10% एक वीकेंड में? बिल्कुल। जो लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि भारत जैसी इकोनॉमी के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर इतनी बुरी तरह निर्भर है, क्रूड में 10% का स्पाइक किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हमारी पूरी इकोनॉमी हिल जाती है उससे। एकदम। और जैसे ही क्रूड भागा, एशियन मार्केट्स में एक भयंकर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हावी हो गया। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट यानी लोग जोखिम से बचने लगे। हाँ, मतलब विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, यानी एफआईआई ने, तुरंत जोखिम भरे एसेट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। जब इस तरह का पैनिक फैलता है ना, तो नए और महंगे आईपीओ सबसे पहले रडार से बाहर होते हैं। सबसे पहले उन्हें ही डंप किया जाता है। बिल्कुल। और उस पैनिक का सीधा असर हमारे इंडेक्स पर दिखा। सेंसेक्स 2743 अंक यानी लगभग 3.4% गोता लगा गया। बहुत बड़ी गिरावट है ये। और निफ्टी 50 में भी 500 से अधिक अंकों की गिरावट आई। अब जरा उस कंपनी की स्थिति की कल्पना कीजिए जिसका आईपीओ इस भयंकर तूफान के बीच लिस्ट होने वाला हो। किस्मती खराब कहेंगे इसे। हाँ, और यहीं से एंट्री होती है हमारी पहली केस स्टडी की, क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशंस। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 2026 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, पूरे 3100 करोड़ रुपए का। और बैकर्स भी बहुत तगड़े थे इसके। हाँ, ब्रुकफील्ड समर्थित रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और इसके भारतीय क्लाइंट्स की लिस्ट में अमेज़न और गूगल जैसे ग्लोबल टेक जायंट शामिल हैं। मतलब अगर कागजों पर देखा जाए तो 2026 में इससे बेहतर पिच हो ही नहीं सकती। बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी। रिन्यूएबल एनर्जी जैसा सनराइज सेक्टर है, ब्रुकफील्ड जैसी ग्लोबल बैकिंग है, और जिनके पास अमेज़न और गूगल जैसे क्लाइंट्स के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट्स हो, उनकी कैश फ्लो विजिबिलिटी तो लगभग तय मानी जाती है। एकदम सेफ बेट लगता है। हाँ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। जब आपके पास इतना शानदार बैकग्राउंड है, तो फिर लिस्टिंग के दिन ये क्या हुआ? वही तो। मैं डेटा देख रहा था, इशू प्राइस तय किया गया था 1053 रुपए, लेकिन जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर घंटी बजी तो ये 960 रुपए पर खुला। सीधा 9% का डिस्काउंट। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे पूरे दिन कोई इस शेयर को खरीदना ही नहीं चाहता था। डिमांड थी ही नहीं। दिन के अंत तक ये लुढ़कते हुए 858 रुपए पर बंद हुआ। मतलब पहले ही दिन 18.5% का भारी भरकम नुकसान। ह्यूज वेल्थ डिस्ट्रक्शन। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इस एक दिन की गिरावट ने कंपनी का वैल्यूएशन घटाकर करीब 10,045 करोड़ रुपए कर दिया, जो कि रॉयटर्स के अनुसार लगभग $1.13 बिलियन बैठता है।
देखिए, इस भारी गिरावट के पीछे की असली कहानी हमें इसके सब्सक्रिप्शन डेटा में मिलती है। अच्छा। ये जो 3100 करोड़ का आईपीओ था ना, ये जैसे तैसे अपनी नैया पार लगा पाया। कुल सब्सक्रिप्शन बमुश्किल 94% तक पहुंचा। मतलब पूरा 100% भी नहीं भरा। नहीं, लेकिन जिस आंकड़े ने एनालिस्ट को सबसे ज्यादा चौंकाया वो था रिटेल निवेशकों का हिस्सा। रिटेलर्स का क्या रिएक्शन था? खुदरा निवेशकों ने इस आईपीओ को पूरी तरह से नकार दिया। उनका हिस्सा केवल 6% सब्सक्राइब हुआ। सिर्फ 6%? हाँ, और वहीं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी HNI कैटेगरी भी सिर्फ 54% भर पाई। ये तो ऐसा हुआ कि आपने शेयर की सबसे बड़ी VIP पार्टी रखी। हाँ, और गेस्ट लिस्ट में Amazon और Google जैसे नाम हैं। बिल्कुल, और पार्टी में सिर्फ आपके गिने चुने रिश्तेदारी पहुंचे। सही कहा, एकदम ऐसा ही हुआ। मुझे यहाँ एक चीज समझ नहीं आ रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि एंकर निवेशकों ने 921 करोड़ रुपए लगा दिए थे, जो कि बड़े संस्थागत निवेशक हैं, लेकिन रिटेल और HNI ने इससे इतनी दूरी क्यों बना ली? क्या उन्हें ब्रुकफील्ड के नाम पर भरोसा नहीं था? देखिए, भरोसा नाम पर नहीं होता, भरोसा वैल्यूएशन पर होता है। अच्छा। रिटेल और HNI इन्वेस्टर्स अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। जब मार्केट का मूड खराब होता है और रिस्क ऑफ हावी होता है, तो सबसे पहले वो कंपनियों की प्राइसिंग देखते हैं, जो कि इस केस में काफी महंगी थी। बहुत ज्यादा। एंकर निवेशकों का गेम अलग होता है। वो लंबी अवधि के लिए आते हैं और उनके पास हेजिंग के तरीके होते हैं। लेकिन छोटे निवेशक इस बात को समझ गए थे कि क्लीन मैक्स ने अपनी प्राइसिंग में भविष्य के सारे मुनाफे को पहले ही शामिल कर लिया था। मतलब आगे की ग्रोथ का पैसा आज ही मांग लिया। बिल्कुल, टेबल पर नए निवेशकों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं गया था। जब चौतरफा बिकवाली हो रही हो तो कोई भी एक ओवरप्राइस्ड आईपीओ में अपना पैसा फंसाकर एग्जिट लिक्विडिटी नहीं बनना चाहता। कोई बेवकूफ नहीं है बाजार में। एकदम। और उनका वो डाल 18.5% की गिरावट के रूप में सच भी साबित हुआ। इसका मतलब साफ है कि चाहे आपके क्लाइंट्स दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनियां ही क्यों ना हो, अगर मैक्रो इकोनॉमिक हवाएं आपके खिलाफ हैं और आपकी प्राइसिंग आक्रामक है, तो बाजार आपको बख्शने वाला नहीं है। बाजार किसी को नहीं बख्शता। चलिए, क्लीन मैक्स की कहानी तो समझ आती है कि वहां डिमांड ही नहीं थी, लेकिन अब हमारी दूसरी केस स्टडी की तरफ मुड़ते हैं, जिसने मार्केट के सारे पुराने नियमों को ही चुनौती दे दी है। हाँ, श्रीराम ट्विस्टेक्स। जी, हम बात कर रहे हैं श्रीराम ट्विस्टेक्स की। ये कॉटन यार्न यानी सूती धागा बनाने वाली कंपनी है। न तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कोई ग्लैमर है और ना ही ब्रुकफील्ड जैसी कोई ग्लोबल बैकिंग। लेकिन मैंने मनी कंट्रोल के जो आंकड़े देखे, इस आईपीओ ने सब्सक्रिप्शन के मामले में लिटरली आग लगा दी थी। आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले थे इसके। कुल मिलाकर ये 43.66 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। और अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी NII कैटेगरी की बात करें, तो वहां तो मानो कोई लॉटरी बट रही हो। ये हिस्सा 220 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। 220 गुना डिमांड, वो भी एक टेक्सटाइल कंपनी के लिए। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है बाजार के बिहेवियर के बारे में। लेकिन पेंच यही है, मतलब पारंपरिक बाजार ज्ञान तो यही कहता है ना कि जहां 220 गुना डिमांड हो, वहां लिस्टिंग वाले दिन तो सर्किट लग जाना चाहिए। अपर सर्किट की उम्मीद होती है सबको। बिल्कुल। शेयर का इशू प्राइस 104 रुपए था, लेकिन जब ये NSE पर लिस्ट हुआ तो सीधा 68 रुपए पर खुला। 35% का भारी डिस्काउंट। हाँ, और BSE पर ये 70 रुपए पर खुला। बाद में भले ही 5% का अपर सर्किट लगाकर 71 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ हो, लेकिन लिस्टिंग पर निवेशकों की जो वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई, वो सच में खौफनाक थी। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लोगों का। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ इस डेटा के साथ थोड़ी बहस करनी है। बताइए। अगर NII कैटेगरी 220 गुना सब्सक्राइब हुई थी, इसका मतलब है कि एक शेयर के लिए 220 लोग लाइन में खड़े थे। कागजों पर तो ऐसा ही दिखता है। तो जब शेयर 35% डिस्काउंट पर खुला, तो वो खरीदार कहाँ गायब हो गए? उन लाखों लोगों को तो सस्ते में शेयर लपकने चाहिए थे ना। डिमांड अचानक से जीरो कैसे हो गई? यही तो प्राइमरी मार्केट का सबसे बड़ा इल्यूजन है, जिसे समझना बहुत जरूरी है इस वक्त। इल्यूजन कैसे? वो 220 लोग कंपनी का शेयर लंबी अवधि के लिए होल्ड करने के लिए लाइन में नहीं लगे थे। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग गेन के लालच में वहां थे। NII कैटेगरी में बहुत बड़ी संख्या में IPO फाइनेंसिंग यानी उधार के पैसे का इस्तेमाल होता है। मतलब लोग लीवरेज बेट्स ले रहे थे, उधार लेकर पैसा लगा रहे थे। बिल्कुल, इसे HNI फंडिंग भी कहते हैं। जब मिडल ईस्ट के तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड भागा और सोमवार को पूरा मार्केट क्रैश हुआ, तो श्रीराम ट्विस्टेक्स का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था, वो रातों रात हवा हो गया। जीरो हो गया। हाँ,
अब जरा उन निवेशकों के बारे में सोचिए जिन्होंने भारी ब्याज पर पैसा लेकर 220 गुना की बिडिंग की थी। बाप रे! जब शेयर 35% डिस्काउंट पर खुला तो उनके पास ब्रोकर्स के मार्जिन कॉल आने लगे। उन्हें हर हाल में अपने शेयर बेचने थे, चाहे जो भी कीमत मिले। एकदम। इसे फाइनेंस की भाषा में पैनिक सेलिंग या फोर्स्ड लिक्विडेशन कहते हैं। जब बाजार में खौफ होता है तो 220 गुना का सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक खोखला आंकड़ा बनकर रह जाता है। कोई असली खरीदार नहीं था वहां कोई भी फंडामेंटल बायर नहीं खड़ा था। सब सिर्फ मोमेंटम राइडर्स थे जो बस पहले एग्जिट गेट की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। ये इनसाइट सच में बहुत गहरी है। मतलब वो भारी डिमांड असली थी ही नहीं, वो सिर्फ उधारी के पैसे से बना हुआ एक बुलबुला था जिसे एक मैक्रो इकोनॉमिक शॉक ने एक ही झटके में फोड़ दिया। सही शब्दों में कहें तो लिक्विडिटी का बुलबुला था। अब अगर हम इस चर्चा को इन दो कंपनियों से थोड़ा आगे ले जाएं और 2026 के पूरे प्राइमरी मार्केट के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। हाँ, बिजनेस स्टैंडर्ड और मनी कंट्रोल के अनुसार ये कोई 1 या 2 दिन का फिनोमेना नहीं है। 2026 में अब तक आए 8 आईपीओ में से 5 आईपीओ निवेशकों को भारी नुकसान दे चुके हैं। बिल्कुल, लगातार खराब प्रदर्शन। अमागी मीडिया लैब्स, शैडोफैक्स टेक, फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आईएफ फाइनेंस, ये चारों ही बड़े नाम अपने इश्यू प्राइस से काफी नीचे पानी में गोते लगा रहे हैं। सिर्फ एक भारत कोकिंग कोल है जिसने निवेशकों की थोड़ी बहुत लाज बचाई है। इस खौफ का आलम यह है कि कई कंपनियों ने तो अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तक वापस ले ली हैं और आईपीओ टाल दिए हैं। और इसके पीछे के कारणों को समझने के लिए ना हमें मनी कंट्रोल पर छपी स्वतंत्र विश्लेषक अजय बग्गा की टिप्पणियों को गहराई से देखना होगा। उन्होंने क्या कहा इस पर? उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि ये जो मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल तनाव था वो तो सिर्फ एक बहाना था, एक कैटलिस्ट था, ट्रिगर पॉइंट था बस। हाँ, असली बीमारी तो हमारे मार्केट के स्ट्रक्चर में पनप रही थी। उन्होंने 4 स्ट्रक्चरल हेडविंड्स यानी बुनियादी चुनौतियों की पहचान की है जो इस पूरे क्रैश का असली कारण है। तो अगर मिडिल ईस्ट का तनाव महज एक चिंगारी थी तो ये बारूद क्या था जिसने इस पूरे आईपीओ मार्केट को जला दिया? सबसे पहला बारूद तो ये अनियंत्रित वैल्यूएशन ही था। ओवर प्राइसिंग। हाँ, पिछले साल तक जब बाजार में अंधाधुंध लिक्विडिटी थी तो फाउंडर्स और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को लगा कि वो किसी भी कीमत पर अपना माल बेच सकते हैं और लोग खरीद भी रहे थे। खैर लेकिन आज 2026 में भी वो 2024 के बुल मार्केट वाले मल्टीपल्स की मांग कर रहे हैं। जब आप भविष्य के 5 साल का संभावित मुनाफा आज ही की प्राइसिंग में मांग लेंगे तो बाजार के पास करेक्शन के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं है। और ये बात अजय बग्गा की दूसरी चिंता से सीधे जुड़ती है, भारी भरकम ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल का हिस्सा। बिल्कुल। जब हम इन डूबे हुए आईपीओ के पेपर्स देखते हैं तो पता चलता है कि जुटाया गया ज्यादातर पैसा कंपनी की ग्रोथ में तो जा ही नहीं रहा है, वो सीधा एग्जिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, वो पैसा पुराने निवेशकों और प्रमोटर्स की जेब में जा रहा है जो अपना माल रिटेलर्स को थमाकर एग्जिट ले रहे हैं। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। जब मार्केट वॉलेटाइल हो, क्रूड उबल रहा हो और ऐसे में कोई आईपीओ 80 या 90% ओएफएस के साथ आए तो वो मार्केट में क्या सिग्नल दे रहा है कि कंपनी से निकलने का यही सही समय है। वो चिल्ला कर कह रहा है कि कंपनी के इनसाइडर्स को लगता है कि यही बेस्ट प्राइस है निकलने का। तो फिर एक नया निवेशक क्यों उसमें फंसेगा? सही बात है। इसके अलावा जो तीसरी चुनौती बग्गा जी ने बताई वो है 2025 की लिस्टिंग्स का हैंगओवर। हाँ, निवेशकों की याददाश्त बहुत छोटी होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब पोर्टफोलियो लाल रंग में रंगा होना तो दर्द लंबे समय तक याद रहता है। वो लाल निशान भूलने नहीं देता। बिल्कुल। 2025 के कई चर्चित आईपीओस आज भी अपने इश्यू प्राइस से 20 से 30% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। उस रीसेंसी बायस के कारण निवेशकों का प्राइमरी मार्केट से पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। और चौथी सबसे अहम बात जो उन्होंने बताई, पॉजिटिव ट्रिगर्स का पूरी तरह से गायब होना। हाँ, कोई अच्छी खबर नहीं है। शेयर बाजार सिर्फ आज पर नहीं, कल की उम्मीद पर चलता है। अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कोई बड़ा उछाल नहीं दिख रहा है, विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं और ग्लोबल फ्रंट पर युद्ध की खबरें छाई हुई हैं। सब कुछ नेगेटिव है। जब कोई अच्छी खबर ही नहीं है जो मार्केट को ऊपर ले जा सके, तो ये जो स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं ये और भी विकराल रूप ले लेती हैं। यही कारण है कि आज हम इस संकट को इतने बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। 2026 के प्राइमरी मार्केट की कहानी इसी बात का सबूत है कि अग्रेसिव प्राइसिंग और कमजोर ग्लोबल सेंटिमेंट का कॉम्बिनेशन कितना घातक हो सकता है। बहुत डेंजरस है ये कॉम्बिनेशन। क्लीन मैक्स के 18.5% और श्रीराम ट्विस्टेक्स के 35% क्रैश ने ये साबित कर दिया है कि पुराने फॉर्मूले अब काम नहीं आ रहे हैं बाजार में।
इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेक अवे मुझे नजर आता है वो ये है कि 2026 ने भारतीय आईपीओ बाजार के उस पुराने प्लेबुक को पूरी तरह से फाड़ कर फेंक दिया है। बिल्कुल, वो प्लेबुक अब आउटडेटेड हो चुकी है। पहले एक बड़ा सीधा सा गणित होता था, मजबूत कंपनी प्लस भारी सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू गारंटीड लिस्टिंग गेन। हाँ, सबको लगता था पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है कि कैसे दुनिया के एक हिस्से में फड़फड़ाते हुए पंख हमारे स्थानीय पोर्टफोलियो में तूफान ला सकते हैं। यही वो बटरफ्लाई इफेक्ट है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। खामेनेई की मौत का खबर का कॉटन यान बनाने वाली एक देसी कंपनी के आईपीओ क्रैश से जो सीधा कनेक्शन हमने आज डिकोड किया है, वो वित्तीय साक्षरता के लिए सच में एक मास्टर क्लास है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि जब मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर धुंधली हो ना, तो क्या करना चाहिए? तो निवेशकों को बिना किसी झिझक के किनारे पर बैठना सीखना होगा। हर आईपीओ में पैसा लगाना कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बाजार में कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी अपनी पूंजी को बचाकर रखना भी मुनाफे का ही एक हिस्सा होता है। एकदम सही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। बताइए। हमने देखा कि कैसे 220 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन जैसा पारंपरिक और भरोसेमंद पैमाना भी लिस्टिंग के दिन स्टॉक को क्रैश होने से नहीं रोक सका। तो क्या बाजार के निवेशकों को किसी कंपनी की असली ताकत नापने के लिए सिर्फ इन सब्सक्रिप्शन के खोखले आंकड़ों से परे हटकर कुछ नए मापदंडों की तलाश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या वो समय आ गया है जब हमें सिर्फ ये देखने के बजाय कि कितने लोग शेयर मांग रहे हैं, ये देखना शुरू करना चाहिए कि वो शेयर आखिर क्यों मांग रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और हर जानकारी के पीछे के असली डायनामिक्स को डिकोड करते रहिए।